चलिए सर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए इसमें एक प्यारा सा वर्ड छुपा हुआ है सर, कौन सा? स्पेक्ट्रम। अगर आपको इस टॉपिक को सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में ये दोनों चीजें कवर कर चुके हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके कितने टाइप। आज हम लोग सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेंगे, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पर अगर आपने पिछला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आएगा। वो क्वेश्चन ये है कि सर स्पेक्ट्रम तो दो टाइप का होता है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। आपने ये तो बता दिया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, पर कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं? तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन का हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। कौन सा? इमिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम ही हमारे सिलेबस में है। तो चलिए सर हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम। उसके लिए सर हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के वर्ड से तो आप लोग अवेयर होंगे, जब हम लोगों ने एनोड रे और कैथोड रे की डिस्कवरी की थी तो उस समय डिस्चार्ज ट्यूब का यूज भी किया था, आपको याद होगा। तो उसी टाइप के डिस्चार्ज, वही डिस्चार्ज ट्यूब है और उसी के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, फिल। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और हाइड्रोजन गैस को उसके अंदर फिल कर दिया और इस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया। जब डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया एट लो प्रेशर, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब से लाइट इमिटेड हुई। इस डिस्चार्ज ट्यूब से क्या निकलने लगी? लाइट इमिटेड होने लगी। अब पहला क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है कि सर इसके अंदर गैस थी, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर लाइट कैसे इमिटेड होगी? तो इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको यहां देखना पड़ेगा। ये बेटा, जब हम हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोल दो या इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं एटम्स में। एक बात बताओ, यहां पे हाइड्रोजन गैस भरी है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो हर मॉलिक्यूल किसमें टूट जाएगा? एटम में। बिल्कुल, तो बहुत सारे एटम क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस। और हर एटम के अंदर सर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड। ये सब क्या होता है? जब हम हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल एटम्स में टूट जाते हैं और एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब जानते हो? एक बात बताओ, हाइड्रोजन जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सी ऑर्बिट में रहता है? अगर मैं आपको बता दूं, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है। कौन से ऑर्बिट में रहता है? फर्स्ट ऑर्बिट में। जब उसे एनर्जी मिलती है तो कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में चले जाते हैं, कुछ थर्ड में चले जाते हैं, कुछ फर्स्ट से फोर्थ में चले जाते हैं। तो हर हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से अलग अलग ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। और आपको ये तो पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वापस भी आता है। सर बिल्कुल। और जब वो वापस आता है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी वो क्या कर देता है? इमिट। ये हम लोगों ने बोर के पोस्टुलेट में पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न आता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, मतलब कहीं भी पहुंच गया हो, जब वो वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा। कितनी? जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी। किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। फोटोन बोल दो या लाइट बोल दो। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल। तो अब ये समझ में आ गया कि ये लाइट कहां से इमिटेड हो रही। लाइट हाइड्रोजन गैस के अंदर जो एटम है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से ये लाइट इमिटेड हो रही। क्लियर है? बिल्कुल। तो जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होती है कि यहां से लाइट इमिटेड होने लगती है। और वो लाइट बेटा जो इमिटेड होती है उसकी वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इमिट होती है। यहां से जो लाइट निकल रही है वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट क्या होती है? इमिटेड। और उसी लाइट को हम लोग किससे पास करा देते हैं? प्रिज्म से पास करा देते हैं। और जब प्रिज्म से पास होते हुए वो लाइट फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ती है तो एक स्पेक्ट्रम मिलता है और उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये तो समझ में आ गया ये कैसे मिला? बिल्कुल सर। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो इससे लाइट निकलने लगी अलग अलग वेवलेंथ की। और उस लाइट को जब हमने प्रिज्म से पास कराया और प्रिज्म से पास होती लाइट जब वो फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ी तो एक स्पेक्ट्रम मिला। उस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन का कौन सा स्पेक्ट्रम? इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? और जब जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो पिक्चर मिली उसे डीपली देखा गया, ऑब्जर्व किया गया,
तो देखा गया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस है। देखो आपको दिख रही है, बहुत सारी लाइंस है। मैंने कलर्ड लाइंस के लिए दिखा दी कि आपको थोड़ा अलग अलग दिखे। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं। आपको दिख रही नहीं दिख रही? बिल्कुल सर। और ये लाइन देखो ग्रुप बनाए हुए हैं। एक लाइन का ग्रुप ये बना हुआ है, एक लाइन का ग्रुप ये बना हुआ है, एक लाइन का ग्रुप ये। तो लाइंस ने ग्रुप भी बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? ग्रुप्स बना रखे हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले हाइड्रोजन की लाइंस को किसने देखा? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बामर नाम था। उन्होंने पहली बार इस ग्रुप ऑफ लाइंस को देखा। उन्होंने उन लाइंस को, देखो कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जिन्होंने एक ही बार में सारी लाइंस को देख लिया था। बामर ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक ग्रुप ऑफ लाइंस को, या कह दो एक सीरीज को उन्होंने देखा, जो कि कौन से रीजन में थी? विजुअल रीजन में। विजुअल रीजन में जो लाइंस थी, बामर ने सिर्फ उन लाइंस को ऑब्जर्व किया और कहा कि उनको नाम दे दिया बामर सीरीज। क्लियर है? बिल्कुल सर। फिर आए एक साइंटिस्ट लाइमन ने भी ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि विजुअल रीजन में तो और भी रीजन में कुछ लाइन हो सकती, तो उन्होंने अल्ट्रावायलेट रीजन में एक लाइंस को देखा, एक ग्रुप ऑफ लाइंस दिखी। अल्ट्रावायलेट रीजन में भी एक ग्रुप ऑफ लाइंस दिखी, जिन्हें उन्होंने क्या दे दिया? लाइमन सीरीज। फिर एक अलग साइंटिस्ट है पास्चन, फिर ब्रैकेट, पीफंड, हम्पी, इन सभी ने इंफ्रारेड रीजन में लाइंस को, ग्रुप ऑफ लाइंस को ऑब्जर्व किया। इसको इन्होंने पास्चन सीरीज दे दिया, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज और हम्पी सीरीज। तो बताइए कितने टाइप की सीरीज मिल गई? 1 2 3 4 5 6। तो बहुत ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 6 डिफरेंट सीरीज में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 6 डिफरेंट सीरीज में डिवाइड कर दिया गया। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज और हम्पी सीरीज। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात सर जरा ध्यान से देखिए, ये लाइंस कौन से रीजन में मिली हमें? विजिबल रीजन में। ये लाइंस कौन से रीजन में दिखी? यूवी रीजन में। और ये सारी लाइंस कौन से रीजन में दिखी? इंफ्रारेड रीजन में। अलग अलग साइंटिस्ट ने इन लाइंस को ऑब्जर्व किया, इस वजह से उनका अलग अलग नाम पड़ गया। अब बात ये आती है सर, एक बात बताइए, क्या इन सभी लाइंस की वेवलेंथ अलग अलग है? बिल्कुल है। ये जितनी भी लाइंस दिख रही हैं, इन सभी लाइंस की वेवलेंथ अलग है। तो सबके माइंड में क्वेश्चन आता है, ये सर वेवलेंथ अलग अलग कैसे आ गई? तो बहुत ध्यान से, मैंने क्या बताया था कि यहां से जो लाइट निकली वो किसकी वजह से निकल रही थी? इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहां पे हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम हैं, हर एटम ने अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, और जब वो वापस आया तो अलग अलग एनर्जी को उसने क्या किया? एमिट। इसी वजह से अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यहां से निकली। तो हर एक एटम की वजह से एक लाइन आई होगी। हर एक एटम की वजह से क्या आई होगी? एक लाइन या एक से ज्यादा लाइन भी आ सकती है। क्लियर नहीं क्लियर है? बिल्कुल। तो इसी वजह से अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आई है। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। कहने का मतलब है कि हर एटम की वजह से, मतलब एटम जब इलेक्ट्रॉन नीचे आया होगा तो उसने लाइट को इमिट किया होगा, उस लाइट की वेवलेंथ अलग होगी। दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन जब नीचे आया होगा तो उससे जो लाइट निकली उसकी वेवलेंथ अलग होती। और हर एक फोटोन की वजह से एक लाइन आई होगी। हर एक फोटोन की वजह से क्या आई होगी? एक लाइन। आगे ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ, नहीं तो पिछला आगे सब भूल जाओगे। तो आ गया नहीं आ गया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? बिल्कुल सब बहुत आसान। डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लो, इलेक्ट्रिसिटी पास करो, इससे लाइट एमिटेड होगी, उसको पास करा दो प्रिज्म से। जब वो लाइट फोटोग्राफिक प्लेट में मिलेगी तो उस स्पेक्ट्रम को इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। और जब इसी स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तो बहुत सारी स्पेक्ट्रम्स में लाइंस दिखी। अलग अलग साइंटिस्ट ने उन लाइंस को, ग्रुप ऑफ लाइंस को ऑब्जर्व किया, जिन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया। बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्पी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 6 डिफरेंट सीरीज में डिवाइड कर दिया गया। अब एक बात, जो ये लाइंस मिली हैं, इन इसी वजह से इसको लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। अब एक बात और बताइए, क्या सर इन लाइंस की वेवलेंथ तो अलग अलग है, तो इनकी वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या कोई? नहीं। देखो जब बामर आए थे, बामर ने अपना एक अलग फॉर्मूला दे दिया था, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिससे इनकी सीरीज की लाइंस की वेवलेंथ निकालनी हो तो निकल आती। फिर एक साइंटिस्ट आए 1890 में, जिनका नाम था रिडबर्ग। क्या नाम था बेटा? रिडबर्ग ने एक थ्योरेटिकल इक्वेशन दी, जिससे किसी भी सीरीज की, किसी भी लाइन की अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ एनी लाइंस इन एनी सीरीज, आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। 1/λ इज इक्वल टू क्या बेटा? R
जेड स्क्वायर आर एच बोल दो इसे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर है ये फॉर्मूला। सर यहां लैम्डा आपको क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइन। आर एच है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जेड है एटॉमिक नंबर, n1 इज द लोअर ऑर्बिट और n2 इज द हायर ऑर्बिट। आप यही जानते हैं सर, इनको डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में और फिर न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी बनते हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है, चलिए सर ध्यान से देखिए। चलिए सर अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कई सारी लाइंस होती है और वो लाइंस उसमें ग्रुप्स के फॉर्म में अरेंज रहती हैं और उन्हीं ग्रुप्स ऑफ लाइंस को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रीजन में ऑब्जर्व किया और उनका अलग अलग नाम दे दिया। किसी का लाइमन सीरीज, किसी का बामर सीरीज, किसी का पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री सीरीज। क्लियर है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली बोलें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 6 सीरीज में डिवाइड कर दिया गया। कितने सीरीज में? 6 सीरीज में। तो अब हम उन्हीं सीरीज के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उनसे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितने सीरीज में डिवाइड कर दिया गया? इज डिवाइडेड इनटू 6 सीरीज। वो कौन सी सीरीज है सर, जरा ध्यान से देखिए। चलिए सर अब हम लोग पहली सीरीज की बात करते हैं जिसका नाम है लाइमन सीरीज। जैसे कि आप सभी को पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री, और हर सीरीज में कई सारी लाइंस होती हैं। तो सर लाइमन सीरीज की जो लाइंस हैं उनको कौन से रीजन में देखा गया? लाइमन सीरीज की लाइंस को अगर आपको देखना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो आप सिर्फ एक ही रीजन में लाइंस को देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में। कहने का मतलब है अगर आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, आप उसको अल्ट्रावायलेट रीजन में देखोगे तो आपको सिर्फ लाइमन सीरीज में जो लाइंस है वही दिखेंगी। कौन सी लाइंस दिखेंगी? जो लाइमन सीरीज में है। क्लियर है सर। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू बेटा फिक्स रहती 1, n2 की वैल्यू क्या होती 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से लेके इन्फिनाइट किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन एटम है ना तो हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट तो होती है सर, बिल्कुल होती है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी मतलब 2 से लेके इन्फिनाइट तक किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट है और वहां से वो डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, और याद रखना जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से नीचे आता है, जंप करता है, तो वो फोटोन इमिट करता है और हर फोटोन की वजह से एक लाइन होती है। क्या होती है? एक लाइन बनती है, याद रखिएगा। तो बताओ मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से, सेकंड से लेके इन्फिनाइट किसी भी ऑर्बिट से वो डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, तो उससे जो भी लाइंस हमें मिलेंगी उसको सर हम लोग किसकी कैटेगरी में रखेंगे? लाइमन सीरीज के अंदर। आया नहीं आया सर? बिल्कुल। कहने का मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा तो इसकी वजह से जब वो सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो फोटोन इमिट करेगा, फोटोन इमिट करेगा तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? लाइन। तो यहां से यहां आने पर एक लाइन जो भी मिलेगी वो किसकी कैटेगरी में आएगी? लाइमन सीरीज में। थर्ड से फर्स्ट आ रहा तो भी लाइमन सीरीज, फोर्थ से फर्स्ट आ रहा लाइमन सीरीज। इनमें डिफरेंस क्या है? इनका नाम अलग अलग है। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट लाइमन सीरीज। अगर आपसे कोई बोले कि फर्स्ट लाइमन सीरीज क्या होता है, फर्स्ट लाइमन सीरीज का मतलब होता है कि n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2। मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से कहां आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट से। ये कौन सी लाइमन सीरीज होगी? सेकंड लाइमन सीरीज। ये बेटा थर्ड। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, बिल्कुल लास्ट लाइमन सीरीज कौन सी होगी? सर जब कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, डायरेक्ट फर्स्ट में आना चाहिए, ठीक है, तो उससे जो भी लाइन मिलेंगी वो हमें किस मिलेंगी? लाइमन सीरीज में। तो याद रखना दो बातें। पहली बात, लाइमन सीरीज में लाइमन सीरीज की जो लाइन होती है वो कौन सी रीजन मिलती है हमें? अल्ट्रावायलेट रीजन में। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हमेशा 1 रहती है और n2 की वैल्यू पता नहीं होती। अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिख दें फर्स्ट लाइमन सीरीज तो n2 की वैल्यू 2 फिक्स हो जाती है, सेकंड लिख दें तो n2 की वैल्यू 3, पर लाइमन का मतलब ही है n1 की वैल्यू 1। सर हमें n1 n2 इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर याद हो मैंने जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाया था तो एक रिडबर्ग का फॉर्मूला लिखा था नहीं लिखा था सर? बिल्कुल। अगर नहीं लिखा तो मैं आगे अब एक बार लिखूंगा तो आपको समझा दूंगा, जरा ध्यान से। लाइमन सीरीज में जो लाइंस होती ना बेटा, लाइन,
उनकी अगर आपको वेवलेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, उनके लिए n1 और n2 की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए सर दूसरी सीरीज कौन सी थी आप बताइए। दूसरी थी बेटा बामर सीरीज। बामर बाबा ने जो लाइंस देखी थी वो हम लोग भी देख सकते थे, क्योंकि इन्होंने जो लाइंस देखी थी वो कौन से रीजन में देखी थी, विजिबल रीजन में, और विजिबल रीजन की चीजें तो हम लोग भी देख सकते हैं। तो काश अगर हम लोग बामर की जगह होते और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देख रहे होते, सबसे पहली लाइन तो बामर ने ही देखी थी, सबसे पहली लाइन याद रखिएगा, सबसे पहली लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो देखी गई थी वो बामर्स के द्वारा ही देखी गई थी विजिबल रीजन में। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इनकी लाइंस को कैसे डिफाइन करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। n1 की वैल्यू इनके लिए 2 फिक्स होती है, और n2 की वैल्यू बेटा ये कहते हैं कि 2 के बाद जो 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से, मतलब थर्ड से लेके इनफिनाइट किसी भी ऑर्बिट से डायरेक्ट वो सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है, तो उसे हम लोग सर क्या बोलेंगे, वो लाइंस किसकी कैटेगरी में आएंगी, बामर सीरीज। फिर से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन किस थर्ड से लेके इनफिनाइट किसी भी ऑर्बिट से डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो समझ लेना उसकी वजह से जो लाइंस हमें मिलेंगी स्पेक्ट्रम में वो होंगी बामर सीरीज के अंदर। बिल्कुल ये बात याद रखना कि बामर सीरीज का मतलब n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3 4 कुछ भी हो सकती है। एक बात मैं पूछूं आपसे, सर पूछ लीजिए कि बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन कौन सी है, बता सकते हो सर? बिल्कुल फर्स्ट लाइन मतलब जो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रही होगी फर्स्ट लाइन, याद रखिएगा। मैं आपको पॉइंट्स लिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप आसानी से निकालना सीख जाएंगे। सर अगली पढ़ते हैं पास्चन सीरीज, जरा ध्यान से देखिए। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं पास्चन सीरीज के बारे में। अच्छा, पास्चन सीरीज में जो लाइंस हैं वो कौन से रीजन में ऑब्जर्व की गई? सर बहुत आसान है, आप जितनी भी सीरीज आएंगे उन सभी की लाइंस को इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व किया गया था। कौन से रीजन में बेटा? इंफ्रारेड रीजन में। अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, इसमें क्या होता है, पास्चन सीरीज क्या होती है, डायरेक्ट याद रखिएगा। n1 की वैल्यू जो होती है इसमें वो होगी 3, और n2 की वैल्यू बेटा 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर 4 से लेके इन्फिनिटी से किसी भी ऑर्बिट में है और अगर वो डायरेक्ट थर्ड ऑर्बिट में आता है, तो उससे हमें जो लाइंस मिलती हैं वो किस में आएंगी, बामर पास्चन सीरीज में। मतलब क्या, तो पास्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू मतलब n1 से ज्यादा ही होगी, कुछ भी हो सकती है, वो क्वेश्चन से डिपेंड मिल जाएगा। मैं जब क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पास्चन अगली कौन सी है सर? ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट सीरीज क्या है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, वैसे मिस्टेक नहीं होगी। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज में बेटा जो लाइंस है वो कौन से रीजन में ऑब्जर्व की गई, इंफ्रारेड रीजन। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं सर, बिल्कुल। इसमें बेटा जो n1 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n1 की वैल्यू इसमें 4 होती है, और n2 की वैल्यू 5 से लेके 6 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। सर बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें किसकी, ब्रैकेट पी फंड, तो इसमें पी फंड में जो सीरीज में जो लाइन आएंगे उनको भी ऑब्जर्व किया गया बेटा कौन सी रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। और इसमें जो n1 की वैल्यू होती है बेटा वो 5 होती है, ठीक है, और n2 की वैल्यू सर कितनी होगी, 6 7 से लेके इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? आ गया सर। एफ हम्फी, वैसे आपके सिलेबस में शायद नहीं भी लिखी होगी पर तब भी आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व किया गया है। इसके लिए बेटा जो n1 की वैल्यू है वो 6 है, और n2 की वैल्यू 7 8 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। क्या है? क्लियर। आया नहीं आया? आप लोगों देखो, जब भी मैं लाइमन सीरीज बोलूं ना तो n1 की वैल्यू आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए सर 1। बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू सर 2, पास्चन के लिए 3, n1 की वैल्यू की बात कर रहा हूं। ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4, और पी फंड के लिए n1 की वैल्यू 5, और हम्पी की वैल्यू n1 की वैल्यू 6। n1 की वैल्यू आपको याद हो, n2 की वैल्यू का आइडिया आप निकालना सीख जाएंगे। हमेशा याद रखना n2 की वैल्यू n1 से हमेशा क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है? अब सर हम लोग को यह सीखना है कि किसी भी सीरीज में जो लाइंस होती हैं उनकी वेवलेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, चाहे वो लाइमन सीरीज की लाइन हो चाहे बामर, किसी भी सीरीज की लाइंस हो, उनकी वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, उनका वेव नंबर कैसे निकालते हैं। चलिए सर हम लोग वो देखते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल सीरीज। अभी तक सर हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज के बारे में पढ़ा है, और उन्हीं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जिनकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे वो अब हम लोगों को पढ़ने हैं। सर वो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? पहली बात मैंने बोला था हर सीरीज में जो लाइंस मिलती हैं हमें उनकी वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग। मान लो वो कोई भी सीरीज हो, लाइमन सीरीज में कई सारी लाइंस होती हैं और उन सभी की लाइंस क्या होती है? डिफरेंट। तो हर सीरीज में कई सारी लाइंस होती हैं और हर लाइन की वेवलेंथ क्या होती है सर? अलग अलग। तो हमें किसी भी सीरीज की किसी भी लाइन की अगर हमें वेवलेंथ निकालनी हो तो सर कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहला पॉइंट है, इफ यू वांट टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ एनी लाइन इन एनी सीरीज देन वी यूज दिस फॉर्मूला। सर वो फॉर्मूला कौन सा है? जरा ध्यान से देखिए, 1/λ RH Z स्क्वायर अपॉन 1/N1 माइनस 1/N2। सर बिल्कुल यहां पे सर लैम्डा तो आप अच्छा 1/λ को बेटा हम लोग म्यू बार भी लिख सकते हैं। यहां पे सर म्यू बार क्या है? वेव नंबर। अगर आपको वेव नंबर निकालना हो किसी लाइन का तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला सेम है। और लैम्डा का मतलब सर क्या है? वेव लेंथ। क्या है? वेव लेंथ। सर बिल्कुल। RH का मतलब बेटा है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट का सर जो वैल्यू होती है वो होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। सर जेड क्या है? जेड आप सभी को पता है क्या है? एटॉमिक नंबर। हम लोग इतने बार तो पढ़ चुके हैं सर, बिल्कुल एटॉमिक नंबर। N1 इज द लोअर ऑर्बिट एंड N2 इज द हायर ऑर्बिट। सर इनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कैसे गिवन होगी? मैंने बोला था कि अगर लाइमन सीरीज हो तो समझ लेना कि N1 की वैल्यू कितनी है? 1। अगर बामर सीरीज हो तो N1 की वैल्यू 2। तो N1 की वैल्यू तो सीरीज के नाम से हम लोग कंसीडर कर लेंगे। N2 की वैल्यू के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें और चाहिए। तो चलिए सर हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, उससे हमें N2 की वैल्यू कैसे मिलेगी ये पता करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, फॉर एनी सीरीज, कोई भी सीरीज हो और उसकी मैं फर्स्ट लाइन निकालना हो, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, कोई भी सीरीज हो उसकी फर्स्ट लाइन। बेटा याद रखना अगर किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन निकालनी है तो एक बात रखना, उसके लिए N2 की वैल्यू, देखो N1 की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहनी। अगर मैंने बोल दिया लाइमन सीरीज तो N1 की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी, सिर्फ चेंज किसकी होती है? N2 की। N2 की वैल्यू कैसे पता करोगे? क्वेश्चन में लिखा होगा फर्स्ट लाइन ऑफ एनी की जगह क्या लिखा होगा? लाइमन, बामर, पाशन, कुछ भी लिखा होगा। तो कुछ नहीं करना, आप N1 में +1 कर देना तो किसी भी सीरीज की पहली लाइन निकल आती है। समझ में आया? मैं अगर बोल दूं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो सर लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। N2 की वैल्यू 1 में 1 प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी? 2। आया है नहीं आया? सर बिल्कुल आया। क्वेश्चन करोगे तो सच में बहुत आइडिया हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन भी हो भी क्वेश्चन लगाने के बाद बेटा फील आ जाएगा, आराम से मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो अगर हमें सेकंड लाइन निकालनी हो किसी भी सीरीज की, अभी मैं यही करवा देता हूं। अभी सेकंड लाइन ऑफ एनी सीरीज बताओ कितनी होगी सर? इन सब की मदद से हम लोग N2 की वैल्यू निकालते हैं। N1 की वैल्यू हमें सीरीज के नाम से ही पता चल जाती है। N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू होगी N1 + 2। ऐसी बेटा थर्ड लाइन निकालनी हो किसी भी सीरीज की, किसी भी सीरीज कैसे निकालोगे? उसमें 3 प्लस कर दो। 4 निकालनी हो तो 4। अच्छा ऐसी लास्ट लाइन निकालनी हो सब में, लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, दिमाग ही नहीं लगाना। लास्ट लाइन हमेशा इन्फिनिटी से आती। कहां से आती है? इन्फिनिटी से। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ रहा है किसी भी ऑर्बिट में तो जो लाइन मिलेगी वो सर हमेशा लास्ट लाइन होती है सीरीज की। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। तो ये दो इन्फॉर्मेशन से आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। एक मैं क्वेश्चन बोलूं बिल्कुल बताएंगे आप। चलिए यहीं पे मैं बोले दे रहा हूं, बताइएगा आप लोग, सब लोग। ठीक है सर, पूछिए आप। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इसमें N1 और N2 की वैल्यू बता दो, बिल्कुल बता सकते हैं सर। बामर के लिए मतलब फिक्स हो गया कि N1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। लाइमन बामर के लिए N1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। और N2 की वैल्यू अगर फर्स्ट लाइन निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? N1 में +1 कर दो, मतलब 2 में कितना प्लस कर दो? 1। तो हो गया। आगे नहीं आगे? सर बिल्कुल आ गया। मतलब सीरीज के नाम से हमें N1 की वैल्यू मिलती है और उसके पहले जो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ये लिखा होता है इनसे हमें N2 की वैल्यू मिलती है। और अगर हमें N1 N2 पता चल गया, एटॉमिक नंबर मतलब आइंस तो वो हमें देंगी, पता चल जाएगा कि एटॉमिक नंबर क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स है, हम लोग वेवलेंथ निकाल लेंगे। 2 पॉइंट और है बेटा, उनको और कंसीडर कर ले, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए सर वो 2 पॉइंट क्या है देखिए। चलिए सर हम लोग थर्ड पॉइंट कंसीडर करते हैं।
लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखिए इस पॉइंट का मतलब भी वही है, हमें N2 की वैल्यू ही चाहिए इस पॉइंट से। मतलब किसी भी सीरीज में, हर सीरीज में एक ऐसी लाइन होती है जिसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी और एक ऐसी लाइन होती है जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। तो वो कैसे निकालेंगे, वो कौन सी लाइन है जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो सर आपको एक बात तो पता है, सर बताइए क्या, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती। नहीं पता हो तो आज जान लो कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम। वेवलेंथ हमें कौन सी चाहिए, लॉन्गेस्ट। अगर लेमडा मैक्सिमम है बेटा, लेमडा सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी उस लाइन की क्या होगी, मिनिमम। तो आप दो तरीके से कह सकते हो कि सर हमें वो लाइन बताओ जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो, या फिर हमें सर वो लाइन बताओ जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। यहां से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सर कैसे, आप खुद बताओ। लाइमन सीरीज में ऐसी कौन सी लाइन होगी जिसमें सबसे कम एनर्जी निकले। लाइमन सीरीज में बता दो कौन सी ऐसी लाइन होगी जिसमें सबसे कम एनर्जी निकले। सर लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो अगर लाइमन सीरीज में सेकेंड ऑर्बिट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आए, तो सर उसमें सबसे कम एनर्जी निकलेगी और उस लाइन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। बामर सीरीज की बात करें, बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2 होती है, तो N2 की वैल्यू उसमें क्या होगी, 3। मतलब बामर सीरीज में अगर हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो वो लाइन कौन सी होगी, जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा हो तो उससे जो लाइन निकलेगी उसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। तो बहुत आसान सर, N2 की वैल्यू अगर N1 प्लस 1 है, अगर N2 की वैल्यू N1 प्लस 1 है और वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जो लाइन निकलेगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट। बस इतना याद रखो, क्लियर है। अगर क्वेश्चन में बोल दें कि किसी भी सीरीज की मतलब किसी भी सीरीज की ऐसी लाइन निकालो जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो, तो सीरीज के नाम से आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, N1 की। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 1। बस इतना याद कर लो। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस ऑर्बिट से, तो समझ लेना कि वो उसकी वेवलेंथ कैसी होगी, लॉन्गेस्ट होगी। दूसरा सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन लगाओगे कसम से सारी चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ऐसी कौन सी लाइन होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। अभी तो समझ गए ना आप लोग कि सर नॉर्मल सी बात है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा मिनिमम है, अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ये तो सर आपको दिमाग लगाना चाहिए। मतलब ऐसी कौन सी लाइन होगी जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगी, होगी उस लाइन की। सर बिल्कुल बहुत आसान है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से किसी भी ऑर्बिट में आ रहा है, तो उसमें जो एनर्जी निकलेगी वो सबसे ज्यादा होती है। कहने का मतलब है जब भी क्वेश्चन में लिखा हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लो सर यहाँ वेवलेंथ की स्पेलिंग ही आपने गलत लिख दी। अगर क्वेश्चन में लिखा हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो डायरेक्ट लिख देना N2 बराबर इन्फिनिटी, दिमाग ही नहीं लगाना है। बस इतना याद रखो। N2 की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर सीरीज का नाम लिखा हो, सीरीज के नाम से हमें क्या पता चलती है सर, N1 की वैल्यू। N2 की वैल्यू उसकी कौन सी लाइन पूछ रहा है, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली, वो क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, कौन सी लाइन पूछ रहे, उससे हमें किसकी वैल्यू पता चल जाती है, N2 की। क्लियर है। और N1 N2 पता चल जाएगा और Z पता चल गया, RH में पता ही है, रिडबर कांस्टेंट। तो हम लोग किसी भी लाइन की वेवलेंथ को हम लोग निकाल सकते हैं। आ गया नहीं आ गया सर, बिल्कुल। तो चलिए एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए सर अभी तक हम लोगों ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सर पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है, और सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सर मैंने बोला था सीरीज से हमें पता चलता है किसकी वैल्यू, आप खुद बता दो। सीरीज से किसकी वैल्यू पता चलती है सर, हमें N1 की। लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1। क्लियर है। और सेकंड लाइन है मतलब N2 की वैल्यू कितनी होगी, N1 प्लस 2, मतलब 1 प्लस 2 कितनी होगी, 3। तो इन दोनों से हमें N1 और N2 की वैल्यू पता चल गई। आप जरा ध्यान से सुनना, RH के टर्म में आंसर निकालना है, मतलब R की वैल्यू आपको रखनी नहीं है, R के टर्म में ही आंसर निकालना है। और हाइड्रोजन से हमें पता चल गया क्या, एटॉमिक नंबर 1 है। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, RH इंटू जेड का स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N1। N1 बेटा कितना है, 1 का स्क्वायर, और N2 मतलब 3 का स्क्वायर। बहुत आसानी से सर यहाँ RH हो जाएगा, यहाँ आप एलसीएम लोगे 9 माइनस 1 कितना बेटा, 8। तो हम कह सकते हैं 8 RH अपॉन 9। क्लियर है।
तो 1/λ इज इक्वल टू इतना हो गया बेटा, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 9/8 RH। सर आ गया, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही आसान है। चलिए, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज ऑफ हीलियम प्लस। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज ऑफ हीलियम प्लस। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत। देखो सर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और पार्शियल सीरीज के लिए किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, N1 की। आप खुद बताओ, लाइमन, बामर, पार्शियल। पार्शियल के लिए N1 की वैल्यू कितनी 3, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एनर्जी मिनिमम। सर बिल्कुल, और मिनिमम एनर्जी किस में लगती है, जस्ट इसके ऊपर वाली थर्ड से, मतलब फोर्थ ऑर्बिट से। आया नहीं आया, मैंने बताया था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 की वैल्यू N1+1 होती है, देख लेना उसमें लिखा हुआ है। तो 3+1 4। हीलियम प्लस से क्या पता चल गया, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। वेवलेंथ निकालनी है, 1/λ बराबर RH इंटू जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 1/N1 बेटा कितना है 3 का स्क्वायर, N2 मतलब 4 का स्क्वायर। सर बहुत ही आसान है ये तो, देखो ये कितना हो जाएगा 4RH। सर ठीक है, यहां पे आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 9 इंटू कितना बेटा 16। चलिए, और 16 माइनस 9 कितना होता है बेटा 16। सर 16 माइनस 9 नहीं आ रहा बेटा, बहुत आसान है, 7 कितना बेटा 7। 9 में 7 प्लस कर दो तो कितना आ जाता है बेटा 16 आ जाता है। ये देखो इसमें कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 से 4 तो 7RH अपॉन 4 9 जा बेटा कितना होता है। सर 4 9 जा आपको नहीं पता 36। तो बताओ, आप खुद बता दो। तो टेढ़ा भरू जा रहे, मतलब टेढ़ा लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पर फीलिंग आनी चाहिए आपको। तो लैम्डा बराबर बेटा हो जाएगा उल्टा 36/RH। आ गया नहीं आ गया। तो बेटा किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल, अच्छा बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता लॉन्गेस्ट की जगह शॉर्टेस्ट, तो N2 की वैल्यू हम लोग आंख बंद करके इन्फिनाइट लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आप आसानी से लगा लोगे। चलिए सर, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कंसिडर करते हैं। चलिए सर।